नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को हम एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसका उद्देश्य होता है सीखना। और हम सीखते किस कार्य के लिए हैं? हम सीखते हैं व्यवहार परिवर्तन के लिए। और व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार का परिमार्जन हम क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तरोत्तर हम अपने व्यवहार में और अधिक कह लीजिए सामंजस्य लाना चाहते हैं या परिवेश के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया को और अधिक सुग्राह्य बनाना चाहते हैं या कह लीजिए कि और सरल बनाना चाहते हैं और गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहते हैं और आकर्षक बनाना चाहते हैं। तो व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता है। और ये जो सीखने की प्रक्रिया है हम सब लोगों ने पूर्व की क्लास में सीखा है कि ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। और सीखने की प्रक्रिया जो है वो जीवन पर्यंत चलने के साथ साथ कई ऐसे कारक होते हैं जिनके द्वारा वो प्रभावित होती है। तो सीखने की प्रक्रिया को या सीखने को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जिनके बारे में आज हम सब लोग एक के बाद एक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सीखने के लिए कौन कौन से कारक हैं या महत्वपूर्ण तत्व हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का जो विश्लेषण किया गया है या जिन पर चर्चा की गई है उनमें सबसे प्रमुख है बुद्धि। बुद्धि एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी किसी भी समस्या का समाधान बड़ी तत्परता, बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता के साथ कर लेता है। तो बुद्धि का जो वितरण होता है प्रकृति के द्वारा वो असमान होता है और बुद्धि में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। और ये जो वैयक्तिक भिन्नता है ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जिस बालक में बुद्धि लब्धि या बुद्धि अधिक होती है वो बालक कुछ भी सिखाए जाने पर, यहाँ तक कि कठिन विषय वस्तु को भी सिखाए जाने पर बड़ी सरलता से सीख लेता है और अपनी स्मृति में ज्यादा लंबे समय तक उसको धारण किए रहता है या कह लीजिए कि वो उसे अपने व्यवहार का एक प्रकार से क्या कर लेता है, अस्थायी अंग बना लेता है। तो बालक के द्वारा जो बुद्धि है या बुद्धि तत्व है इसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को बहुत हद तक प्रभावित किया जाता है। और हम कह सकते हैं कि बुद्धि वो तत्व है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो बालक में बुद्धि लब्धि कितनी है या बुद्धि का स्तर क्या है? वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण किया है और प्रायः माना गया है कि सीखने के लिए सामान्य बुद्धि लब्धि जो होती है उससे और या उससे अधिक जाने पर जो 90 से लेकर 110 के बीच में होती है प्रायः माना जाता है या माना गया है सिद्धांत के द्वारा। तो ये बुद्धि लब्धि सीखने के लिए बड़ी अनुकूल होती है और इससे उच्च होने पर जाहिर सी बात है कि बालक को प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखना प्रारंभ कर दिया जाता है और बुद्धि जो है वो सीखने की प्रक्रिया को समग्र रूप में या व्यापक रूप से प्रभावित करती है। और बुद्धि जैसा मैंने पूर्व में कहा कि बुद्धि के द्वारा बालक किसी भी ज्ञान को, सूचना को, तथ्य को सिखाए जाने पर या प्रयत्न करने पर बड़ी सरलता, तत्परता, कुशलता के साथ सीख लेता है और सीखे गए ज्ञान को अपने व्यवहार का अस्थायी अंग बना लेता है या अपनी स्मृति में धारण किए रहता है। और जब कभी सीखे गए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है तो उस सीखे गए ज्ञान के द्वारा वो अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। और दूसरा जो कारक है
जो अधिगम को प्रभावित करता है वो है स्वास्थ्य, आयु एवं जेंडर। अब देखते हैं हम कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला जो दूसरा सबसे प्रमुख कारक है वो है स्वास्थ्य। बालक का स्वास्थ्य कैसा है, कहीं वो किसी रोग से तो ग्रस्त नहीं है, या वो थकान से तो ग्रस्त नहीं है, या उसको किसी बीमारी ने तो घेर नहीं रखा है। यदि उसका स्वास्थ्य उत्तम है, अच्छा है, पोषण उसे अच्छे तरीके से प्राप्त हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बालक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसका ये उत्तम स्वास्थ्य जो है वो सीखने की प्रक्रिया को सरल बना देता है, सुबोध बना देता है। और दूसरी चीज है आयु। आयु से तात्पर्य है कि सिखाए जाने वाला विषय या अधिगम प्रदान किए जाने वाला जो तथ्य है उसको किस आयु में सिखाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि बालकों को सिखाने के लिए समय समय पर विषय वस्तु का पाठ्यक्रम के अनुसार नियोजन किया जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आयु के ऊपर बिना विचार किए हुए पाठ्यक्रम को हम अधिक बोझिल या अधिक क्लिष्ट बना दें। तो जाहिर सी बात है कि पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय, अन्य बातों पर चर्चा करते समय हमें इस बात पर अवश्य ही चर्चा करनी पड़ती है कि बालक की आयु कितनी है, और उसी के आधार पर उसको अधिगम प्रक्रिया का नियोजन करते हुए व्यवहार परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता है या उसका व्यवहार परिवर्तन कराया जाता है। और जेंडर से तात्पर्य है लिंग से। यहाँ पर बालिका और बालक में जो जेंडर के आधार पर भेद पाया जाता है, प्रायः मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययनों से ये ज्ञात हुआ है कि बालिकाएं जो होती हैं वो बालकों की अपेक्षा थोड़ा किसी विषय को जल्दी सीख जाती हैं। यद्यपि कि किशोरावस्था के बाद में चलने पर ये बहुत तथ्यपूर्ण नहीं माना जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ सीखने की अवस्था में, प्रारंभिक या बाल्यावस्था में ये पाया गया है अध्ययनों के द्वारा कि बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा थोड़ा सीखने की जो गति होती है वो तीव्र होती है, लेकिन आगे चल करके ये गति जो है वो समाप्त हो जाती है। समाप्त क्या मतलब, जो भेद है दोनों के बीच में वेरिएशन है वो वेरिएशन नहीं रह जाता है, और सीखने के ऊपर यदि समान परिस्थितियां हो तो आज के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये प्रतिपादित किया जा चुका है कि चाहे बालक हो और चाहे बालिका, दोनों के द्वारा समान क्षेत्र में या समान कार्य क्षेत्र में या सीखे गए ज्ञान में समान उपलब्धि अर्जित की जा सकती है। और तीसरा जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वो है अवधान, अभिरुचि एवं अभिक्षमता। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीखने की प्रक्रिया को अवधान से तात्पर्य है कि जो कुछ भी बालक को सिखाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस पर बालक कितनी देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर पाता है, जाहिर सी बात है, और कितनी मात्रा में केंद्रित कर पाता है। यदि बालक अपने समग्र अवधान को सिखाए जाने वाले बिंदु पर केंद्रित कर लेता है तो इस अवस्था में अधिगम जो है वो ज्यादा प्रभावपूर्ण होगा। इसी तरह से या इस चीज को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा जाता रहा है कि सीखने में एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो एकाग्रता से तात्पर्य उनका अवधान से था, जो कुछ सिखाना जा रहा है या बालक को सीखना है, यदि उस सीखने और सिखाए जाने वाले बिंदु पर, तथ्य पर वो लंबे समय तक या पूरी सतर्कता के साथ अवधान केंद्रित कर पाता है तो सीखा गया ज्ञान अधिक प्रासंगिक हो जाता है, अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। फिर इसके पश्चात अभिरुचि, जो ज्ञान सीखा जा रहा है या सिखाया जा रहा है, यदि वो बालक की अभिरुचि के अनुकूल है तो निसंदेह बालक के द्वारा सीखे जाने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी, उत्तम हो जाएगी।
बालक उसी विषय वस्तु को या उसी तथ्य को, उसी सूचना को बड़ी आसानी से ग्रहण करते हैं जो उनकी रुचि के अनुसार होता है। तो इसलिए शिक्षकों को विषय वस्तु को रुचिकर बना करके बालकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। फिर एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है अभिक्षमता के नाम से जिसे हम संबोधित करते हैं। ये अभिक्षमता भी बालकों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे बुद्धि के बारे में हमने चर्चा की थी कि बुद्धि में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार से अभिक्षमता भी बालकों की अलग अलग होती है। और ये जो अभिक्षमता सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रम या सिखाए जाने वाले विषय के प्रति बालक की कितनी अभिक्षमता है, ये उसी अनुपात में सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से हम सब लोगों ने देखा तीसरे क्रमांक पर कि अवधान, अभिरुचि एवं अभिक्षमता जो है ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। फिर चौथे क्रमांक पर हम कह सकते हैं परिपक्वता। परिपक्वता परिपक्वता एक ऐसा मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय है जो आयु के अनुसार बढ़ता है। हम कह सकते हैं कि परिपक्वता जो है वो समय के साथ स्वतः ही बढ़ती चली जाती है। और ये जो परिपक्वता है ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? उदाहरण के लिए यदि हम किसी बालक को कुछ सिखाना चाहते हैं और विशेषतया हम बालक को लिखना सिखा रहे हैं, तो कम से कम पेन या पेंसिल जो है वो बालक को पकड़ने के लिए मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जानी चाहिए कि वो पेंसिल या पेन को पकड़ सके, तभी हम उसे लिपि का ज्ञान या लिखना सिखा सकते हैं। अगर वो लिपि का ज्ञान या लिखना सीखना चाहता है और सीखने की प्रक्रिया में मांसपेशियां भी इतनी मजबूत नहीं हुई हैं कि हम उसको लिखना सिखा सके, वो कलम को या पेन को या पेंसिल को मजबूती से पकड़ ही नहीं पा रहा है, तो हम बालक को ज्यादा नहीं सिखा सकते। कैसे लिपि का ज्ञान या अक्षर ज्ञान करा देंगे और उसे लिखना सिखा देंगे? तो जाहिर सी बात है परिपक्वता एक ऐसा तत्व है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला परिपक्वता एक प्रमुख कारक है। पांचवें नंबर पर हम कह सकते हैं अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक स्थिति। जाहिर सी बात है कि इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि संवेगात्मक स्थिति बालक की क्या है और वो कितना अभिप्रेरित है। स्किनर महोदय के द्वारा तो कहा जा रहा था या कहा गया है कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। यदि बालक सीखना चाहता है तो उसका अभिप्रेरित होना बहुत ही आवश्यक है। और बालक को अभिप्रेरित करने के लिए पुनर्बलन प्रदान किए जाने की बात स्किनर महोदय के द्वारा की गई है। और स्किनर महोदय के द्वारा अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए कहा गया है कि अनुक्रिया के तत्काल पश्चात प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन प्रदान कर दिया जाना चाहिए, अधिगमकर्ता को प्राप्त हो जाना चाहिए, जिससे कि वो अभिप्रेरित रहे। और संवेगात्मक स्थिति, सीखने में संवेग का बड़ा महत्व होता है और बालक की सीखने के समय संवेगात्मक स्थिति क्या है इसके ऊपर सीखने की प्रक्रिया निर्भर करती है। यदि बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर हो गया है और संवेगात्मक रूप से अस्थिर नहीं है, तभी वो अवधान को केंद्रित कर पाएगा या अपनी समस्त एकाग्रता को विषय वस्तु की ओर केंद्रित कर पाएगा। और अगर अपने अवधान या एकाग्रता की स्थिति को वो विषय वस्तु की तरफ या सिखाए जाने वाले तथ्य या सूचना की तरफ केंद्रित कर पा रहा है, तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी ही कह लीजिए सुंदर, आकर्षक और रुचिकर हो जाएगी। और इसके अलावा छठे क्रमांक पर हम कह सकते हैं सीखने वाले विषय का स्वरूप। ध्यान दीजिए, जो कुछ हम सीखते हैं और बहुत कुछ अपने विद्यालयी व्यवस्था में हम विषयों के अंतर्गत बालक को ज्ञान प्रदान करते हैं, विभिन्न विषयों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और उसमें बालक को दक्ष, प्रवीण और कुशल बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर देखें सीखने वाले विषय का जो
बालक को 3 प्रकार से प्रभावित करता है। इसको संक्षेप में हम देख लेते हैं। पहला है विषय की सार्थकता। विषय की सार्थकता, ध्यान दीजिए, जो विषय बालक को सिखाया जा रहा है, यदि उसके जीवन में सार्थकता है, उसके दैनिक जीवन में किसी समस्या का समाधान करने में सिखाए जाने वाले विषय से या विषय वस्तु से किसी प्रकार का कोई लाभ पहुंचता है, तो निसंदेह सीखना जो है वो सुबोधपूर्ण हो जाएगा, अर्थपूर्ण हो जाएगा, और विषय की सार्थकता जो है ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगी। और दूसरा जो कारक है वो है विषय की लंबाई। विषय की लंबाई, ध्यान देने वाली बात है, यहां पर विषय की लंबाई से तात्पर्य है कि विषय वस्तु कितनी बड़ी है। अगर छोटे बालकों के लिए पाठ्यक्रम में विषय वस्तु की लंबाई को बहुत बढ़ा दिया गया है तो उनके सीखने की प्रक्रिया अच्छी नहीं हो पाएगी या श्रेष्ठ ढंग से संचालित नहीं की जा सकती। तो ये जो विषय की लंबाई है या विषय वस्तु की लंबाई है, ये भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु को या विषय वस्तु को प्रकाश हम प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के एमएससी तक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाते हैं, लेकिन प्रकाश की विषय वस्तु की लंबाई बालक की आयु, अभिक्षमता, अभिरुचि, अवस्था आदि के अनुसार हम उसको छोटी या बड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पर विषय की लंबाई से हमारा आशय उसी तरह से है। और तीसरा है विषय का कठिनाई स्तर। विषय का कठिनाई स्तर, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है या जो विषय पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसका कठिनाई स्तर कितना है। जाहिर सी बात है कि अगर कठिनाई का स्तर जो है, डिफिकल्टी लेवल जो है छात्रों के अनुकूल है तो छात्र उसे ग्रहण कर लेंगे, लेकिन यदि कठिनाई स्तर बालकों के स्तर के अनुकूल नहीं है, उससे ज्यादा है, तो फिर सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होगी। और यदि कठिनाई स्तर छात्रों के अवस्था, आयु, अभिरुचि, अभिप्रेरणा आदि से निम्न है और सरल है, तो फिर उस पाठ्यक्रम का बालकों के लिए कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि बालक तो उसके बारे में पहले या पूर्व में जान लेते हैं या पता पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो विषय का जो कठिनाई स्तर है ये छात्रों के अनुकूल होना चाहिए। प्रायः मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा ये सिद्ध किया जा चुका है कि जब कठिनाई स्तर ज्यादा होता है, अधिक होता है, तो छात्र विषय वस्तु को समझता हुआ नहीं सीखता है, वरन उसे रटने की कोशिश करता है। और जब कठिनाई स्तर छात्रों के अनुकूल होता है तो छात्र उस विषय वस्तु को सार्थकता पूर्ण ढंग से सीखते हैं, अच्छे ढंग से सीखते हैं और उसका अपने दैनिक जीवन में आगे चल करके भावी जीवन में अपनी समस्याओं के समाधान में उस सीखे गए ज्ञान का उपयोग कर पाते हैं। तो विषय वस्तु का जो स्वरूप है ये भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और फिर 7वें क्रमांक पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, जाहिर सी बात है कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अब तक ये बताया जा चुका है और बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा ये प्रमाणित हो चुका है कि शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जो विषय के अनुकूल हो, छात्र के अनुकूल हो, समय परिस्थिति के अनुकूल हो। शिक्षण विधियों का उपयोग करते समय शिक्षक को छात्रों की अभिरुचि, आयु, अवस्था, उनके अधिगम स्तर या उनकी वैयक्तिक भिन्नता या बुद्धि स्तर को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। प्रायः मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि प्रारंभिक या प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए हमें आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए और क्लास यदि बड़ी हो गई है, ऊंची क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो फिर हमें निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। वर्तमान समय में कभी फिर हम उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी शिक्षण विधियों का विकास कर लिया गया है जो बालकों को सक्रिय बनाती हैं, उन्हें लोकतांत्रिक वातावरण में अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित
करती हैं। और बालक जब सक्रिय रहते हैं जिसभी शिक्षण विधि के प्रयोग के द्वारा, तो उनके द्वारा सीखने पर ज़्यादा सार्थकता स्तर या ज़्यादा कह लीजिए कुशलता क्षमता या सीखने की स्थिति में सुधार देखा गया है। फिर 8वें क्रमांक पर हम कह सकते हैं शिक्षक की संचार क्षमता। शिक्षक की संचार क्षमता, शिक्षक जो है उनकी संचार क्षमता किस प्रकार से है, संप्रेषण प्रक्रिया किस प्रकार से संचालित हो रही है, ये अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कहा जा सकता है कि शिक्षक में संप्रेषण कला अवश्य होनी चाहिए। और माना जाता है कि शिक्षण एक विज्ञान भी है और शिक्षण एक कला भी है। तो शिक्षक को संप्रेषण की कला में पारंगत होना चाहिए। यदि शिक्षक के संप्रेषण का स्तर छात्रों के अनुकूल है, उनकी परिस्थिति के अनुकूल है, तो छात्रों के द्वारा सीखना जो है वो कह लीजिए कि बड़े ही सरलतम रूप में ग्रहण किया जाता है। और कठिन विषय वस्तु को भी शिक्षक अपनी संचार क्षमता या संप्रेषण कौशल के द्वारा उसे सरल बना देते हैं। और कहा जाता है कि ऐसे में शिक्षक के द्वारा कठिन विषय वस्तु को भी सरल और आकर्षक बना करके प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसके पश्चात फिर हम देखते हैं, ऊपर से थोड़ा सा स्थान रिक्त कर लिया जाए, और इसके पश्चात होता है सूचनात्मक पुनर्निवेशन या सूचना का पुनर्निवेशन। 8वां या 9वां क्रमांक जो भी है, सूचना का पुनर्निवेशन। ये सूचना का पुनर्निवेशन से तात्पर्य है या सूचनात्मक पुनर्निवेशन से यहां पर हमारा तात्पर्य है कि बालक को जो कुछ सिखाया जा रहा है वो कितना सीखा जा रहा है, इस बात का पता बालक को बीच बीच में लगते रहना चाहिए। अर्थात बालक के द्वारा सीखने की प्रक्रिया में कितना प्रयास किया गया। जाहिर सी बात है कि थार्नडाइक महोदय के द्वारा कहा गया था कि सीखने में अभ्यास का बड़ा महत्व है। तो अभ्यास जब बालक करता है तो प्रयत्न करता है या प्रयास करता है। तो सूचनात्मक पुनर्निवेशन का यहाँ पर तात्पर्य है कि बालक को पुनर्निवेशन सूचना का किया जाना चाहिए कि आपने कितने प्रयासों में इस कार्य को या इस सूचना को या इस तथ्य को, इस सिद्धांत को, इस नियम को सीखा है। तो बालक को जब लगता है कि मैंने कम प्रयासों में ही सीख लिया है, तो ये बालक के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। और जाहिर सी बात है कि आज के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित नियम के अनुसार कि सीखने के प्रक्रिया में या सीखने के क्षेत्र में पुनर्बलन के द्वारा सीखने या अधिगम करने को बढ़ाया जा सकता है और उसे बड़ी ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। तो सूचनात्मक पुनर्निवेशन जो है ये सीखने या अधिगम करने की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। और आज के संदर्भ में तो कहा जाता है सतत मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन सूचनात्मक या सूचना पुनर्निवेशन के ही द्वारा किया जाता है, या एक तरह से इसी का विस्तारित रूप है कि आप कितना सीख रहे हैं और किस तरह से सीख रहे हैं, इसको बालक को बार बार सूचना के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जिससे बालक को अधिक अभिप्रेरणा या पुनर्बलन प्राप्त होता है और सीखने की स्थिति में और सुधार आता है। और 10वें क्रमांक पर हम देखते हैं कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण, ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के समय में कहा जा रहा है शिक्षण एक विज्ञान है, और विज्ञान जो है वो किसी भी विषय का सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान है। तो शिक्षण या अधिगम को आज के समय में माना जाता है कि जो शिक्षण कक्ष होना चाहिए वो विभिन्न संसाधनों से युक्त होना चाहिए। और यदि संसाधन शिक्षण कक्ष में जो हैं वो विषय वस्तु के, पाठ्यक्रम के
और कह लीजिए सिखाए जाने वाले तथ्य या सूचना या प्रकरण के अनुकूल प्रयोग में लाए जाते हैं तो सीखने की जो स्थिति है उसमें बहुत सुधार आता है और सीखना जो है बड़ा आकर्षक या बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड को क्लासरूम में उपस्थित किया जाना चाहिए। छोटी सी छोटी वस्तु के और बड़े से बड़े ग्रह या ग्रहों के पिंड को भी क्लासरूम में कंप्यूटर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, चार्ट, रेखा चित्र, ग्राफ इत्यादि के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से क्लासरूम का जो भौतिक वातावरण है वो सीखने की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है कि सीखने में किन किन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से आज हम सब लोगों ने अध्ययन किया कि सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक हैं। उन कारकों को हमने 10 बिंदुओं में रख करके एक एक कारकों का अध्ययन किया। इसी तरह से हम आगे और अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।